प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाई मौर सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी रोज के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो आर्ट साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए सबसे पहले हम सब रोज कहानी के कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में जानते हैं। इनका जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसैया जो है कुशीनगर जिले का एक स्थान है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका मूल निवास जो था, जन्म स्थान इनका वो कुशीनगर में था, लेकिन इनका जो मूल निवास था जहां पर इन्होंने काम किया और वहीं पर ये रह गए, वो था क्या? करतारपुर पंजाब। अर्थात जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये जाकर के करतारपुर पंजाब में बस गए। इनकी माताजी का नाम था बेयंती देवी और पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो क्या थे? प्रख्यात पुरातत्व वेत्ता थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में नौकरी की। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में नौकरी की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में नौकरी की थी? तो वो कौन थे? वो थे अज्ञे जी। तथा आजीवन सैलानी रहे और ये आजीवन सैलानी बनकर रहे। जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इन्होंने जैनेन्द्र कुमार जी की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब इनकी कृतियों को देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो इन्होंने जो लेखन का काम किया वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रमुख रूप से किया। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। तो इन्होंने बचपन में ही खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। तो ये पूछा भी गया है, किस लेखक ने बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक की रचना की थी? तो वो कौन थे? वो थे अज्ञे जी। ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि कहानी संग्रह है। तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां और क्या है? विपथगा। तो ये जो है इतनी इन्होंने कहानी संग्रह लिखा। और जो ये रोज नामक कहानी जो आपके पाठ में आई हुई है, वो किससे ली गई है? वो विपथगा से ली गई है। ये जो विपथगा है इनका कहानी संग्रह है और इसी से वो कहानी ली गई है, रोज नामक कहानी। नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, शेखर एक जीवनी दो भागों में आदि उपन्यास लिखे। तो इन्होंने कुल जो है कई उपन्यास लिखे हैं, जिनमें नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, शेखर एक जीवनी दो भागों में लिखी है इन्होंने। तो ये पूछा भी गया है कि नदी के द्वीप को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। और शेखर एक जीवनी कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो शेखर एक जीवनी कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो ये दो भागों में प्रकाशित हुई है और ये पूछा भी गया है। तो ये सब क्या है? ये उपन्यास है। इसके अलावा उत्तर प्रियदर्शी 1967 में नाटक लिखा। तो उत्तर प्रियदर्शी नाम से इन्होंने क्या लिखा है? नाटक लिखा है। तो ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? वो नाटक की विधा है। कितनी नाव पर कितनी दूर, भग्न दूत, हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा। तो ये सब जो है इनकी कविता संग्रह है। तो इनकी कविता संग्रह जो ये सदा नीरा है, एक लेखक ने जो है वो सदा नीरा नाम से भी लिखा है। तो दोनों में हम सब भेद समझेंगे। त्रिशंकु निबंध, तो त्रिशंकु नाम से इन्होंने निबंध की रचना की है। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो गोरा नामक निबंध जो है, गोरा नामक जो रचना है, वो उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गोरा का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। तो पूछा भी जा सकता है कि गोरा नामक रचना का अनुवाद किसने हिंदी में किया है? कौन से लेखक हैं? वो है अज्ञे जी। तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में। तो ये दूसरा सप्तक पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1978 में। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 सप्तक लिखे हैं, जिनमें से एक तार सप्तक भी है। अब आइए देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी रोज के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो
रोज अज्ञेय जी की कहानी संग्रह विपथगा के 5वें संस्करण में यह कहानी गैगरीन नाम से 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो जो ये रोज नामक कहानी है, ये अज्ञेय जी के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो उसका नाम है विपथगा। तो ये पूछा भी गया है कि रोज नामक कहानी अज्ञेय जी की किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो उस कहानी संग्रह का क्या नाम है? उसका नाम है विपथगा। और इसके किस संस्करण से लिया गया है? तो ये उसके 5वें संस्करण से लिया गया है। और 5वें संस्करण में इसका क्या नाम था? तो 5वें संस्करण में ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो 5वें संस्करण में ये गैग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। अर्थात रोज नामक कहानी का पहले जो नाम था वो गैग्रीन था। कहानी अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अज्ञेय जी द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा ये कहानी लिखी गई। तो रोज नामक कहानी मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करने वाली यह कहानी कई अर्थों में श्रेष्ठ है। तो लेखक ने ये जो रोज नामक कहानी है, इसकी रचना मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो ये पूछा भी गया है कि ये रोज नामक कहानी में किस वर्ग की कहानी है? तो किस वर्ग की कहानी है? तो ये मध्यम वर्ग की कहानी है। दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने लेखक उसके पास जाता है। तो ये भी पूछा गया है प्रश्न बहुविकल्पीय के रूप में कि लेखक का मालती से क्या संबंध था? तो लेखक का मालती से क्या संबंध था? तो लेखक जो है मालती का दूर का भाई लगता था। दोपहर में उस सोने घर में पैर रखते ही ऐसा लगा। तो लेखक जब मालती के घर पहुंचा तो वो दोपहर को पहुंचा और उसे कैसा महसूस हुआ? मालती के घर के आंगन में पैर रखते ही इस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। वातावरण में सन्नाटा है और उदासी थी। तो लेखक कहता है कि जब वो पहुंचा दोपहर में तो उसे ऐसा लगा कि जैसे घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। वातावरण में सन्नाटा और उदासी थी, अर्थात बिल्कुल वातावरण शांत था और उदास उदास लग रहा था। वहां चहल पहल बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा लेखक को महसूस हुआ। लेखक को आया देख मालती बाहर आती है। उसका चेहरा मुरझाया था, मुखमंडल पर उदासी थी। लेखक को देखकर मालती बाहर आती है, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसके मुखमंडल पर काफी उदासी थी, अर्थात उसका मुखमंडल प्रसन्न नहीं था। मालती और लेखक में सख्य भाव था। मालती और लेखक में कैसा भाव था? तो सख्य का भाव था, अर्थात लेखक और मालती दोनों दोस्त थे। दोनों में किसी तरह का दुराव नहीं था, अर्थात दोनों एकदम से क्लोज फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे। वह अत्यंत ही चंचल लड़की थी। तो जो मालती थी वह कैसी थी? वह अत्यंत चंचल लड़की थी। लेखक उससे 4 वर्षों के बाद मिलता है। तो लेखक कितने वर्षों के बाद मिलता है? तो लेखक उससे 4 वर्षों के बाद मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है रोज नामक कहानी में लेखक लड़की से कितने वर्षों के बाद मिलता है? तो कितने वर्षों के बाद मिलता है? तो 4 वर्षों के बाद मिलता है। अब वह एक बच्चे की माँ बन गई है। मालती को लेखक के आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपने ही घर में उसके सामने अनमनी सी बैठी थी। तो जब लेखक आता है, मालती से मिलता है, तो अक्सर होता है कि कोई मित्र जब बहुत दिनों के बाद मिलता है तो दोनों एक दूसरे से प्रसन्नता पूर्वक मिलते हैं और दोनों प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसी कोई बात मालती में नहीं दिखी। तभी मालती के पति महेश्वर घर आते हैं। तो उसी समय ये दोनों बैठते हैं, उसी समय मालती के पति महेश्वर घर आते हैं। वह एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। मालती के पति महेश्वर क्या है? वो एक पहाड़ी गांव के डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। तो मालती के पति कौन है? तो मालती के पति का नाम है महेश्वर और वो क्या है? वो एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। अर्थात मालती के पति का व्यवसाय क्या है? वो एक डॉक्टर है। प्रातः 7 बजे से 1:30 2 बजे तक डिस्पेंसरी में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब प्रातः 7 बजे से 1:30 2 बजे तक कहाँ रहते हैं? डिस्पेंसरी में रहते हैं, अर्थात अपने क्लिनिक में रहते हैं। पुनः शाम में एक आध चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं और शाम को भी एक आध चक्कर वो अपने डिस्पेंसरी का, अस्पताल का लगा आते हैं। उनका जीवन एक निर्दिष्ट लीक पर चलता है, यही उनका रोज का काम है। नित्य एक ही काम, वही रोगी, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। अर्थात उनका काम बस रोगियों से जुड़ाव था और उनके रोगियों के प्रति ही उनका समर्पण था। मालती का बच्चा रोने लगता है। इसी दौरान जब वो सब बैठते हैं उसी दौरान मालती का बच्चा रोने लगता है। लेखक जब बच्चे के रोने का कारण पूछता है तो वह कहती है, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। तो लेखक जब पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है तो मालती कहती है, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, अर्थात बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो गया है। और स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे की तबीयत सही नहीं रहेगी और घर में उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसकी देखभाल वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तब 3 बजने वाले थे, अर्थात कितने बजने वाले थे उस समय?
जिस समय ये बात हो रही थी उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी ही अस्पताल जाना है। कुछ चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन होना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज उन्हें क्लिनिक जल्दी ही जाना है क्योंकि कुछ केस आए हुए हैं जो बहुत सीरियस हैं। वे चले गए तो मालतीन से लेखक ने कहा कि 3 बजने वाले हैं, अब खाना खा लो। जब डॉक्टर साहब चले गए तो मालती से लेखक ने कहा कि अब 3 बजने वाले हैं, अब तुम खाना खा लो। वह कहती है, मैं खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है। तो लेखक से मालती कहती है कि मैं खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है। अर्थात वो ऐसे कहती है कि जैसे उसकी कोई परवाह करने वाला ही नहीं है। लेखक यह जान जाता है कि घर में कोई नौकर नहीं है, नल का पानी भी नियमित नहीं रहता है, रात में 7 बजे आता है, तब बर्तन मांजना पड़ता है। तो लेखक कहता है कि उसे सब चीज पता चल जाता है कि यहाँ जो है पानी नियमित नहीं रहता है और वो 7 बजे आता है तभी उनको बर्तन मांजना पड़ता है और घर में कोई नौकर भी नहीं है। ये सब सारी बातें वो समझ जाता है। लेखक को मालती के घर की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि यहाँ आने पर इस घर पर जो काली छाया घिरी हुई है, वो अज्ञात होकर मुझे भी अपने बस में कर रही है। अर्थात लेखक जब सूना-साना वातावरण में रहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भी नीरस हो गया है, सुन उससे कोई बात ढंग से नहीं कर रहा है। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो छाया घिरी हुई है, वो उसे भी अपने बस में कर रही है। लेखक का मन उद्विग्न, नीरस, निर्जीव सा हो रहा था, जैसे यह मालती का घर। तो उसे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये मालती का घर नीरस, निर्जीव, उद्विग्न है, उसी तरह से उसका लेखक का मन भी हो रहा था। अर्थात लेखक का मन भी उसी तरह से नीरस हो जा रहा था। कुछ देर के बाद लेखक को ध्यान हुआ कि वह मालती से मिलने, उससे बात करने आया है। कुछ देर बाद वो इसी उधेड़ बुन में था, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आया कि वह मालती से मिलने आया है और उससे बात करने आया है। वह मालती से पूछता है, तुम कुछ पढ़ती लिखती हो? तो वो लेखक पूछता है, तुम कुछ पढ़ती लिखती भी हो? मालती बताती है कि यहाँ उसके पढ़ने लिखने की कोई भी सुविधा नहीं है और ना कोई पुस्तक ही है। तो लेखक से वह बताती है कि यहाँ पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है और ना ही कोई पुस्तक है। तो लेखक उससे वादा करता है कि मैं जाकर के तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें भेजूंगा। लेखक ने इसका एक उदाहरण दिया। उसके पिता ने एक दिन एक पुस्तक लाकर दिया था। बचपन में उसके पिता ने उसे एक पुस्तक एक दिन लाकर दिया था और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। हफ्ते भर बाद देखूंगा कि तुम इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो लेखक एक घटना की याद दिलाता है जो बचपन में उसके साथ घटी थी। बचपन में उसके पिताजी ने उसे एक पुस्तक दिया था और कहा था उसे कि तुम इसके 20 पेज रोज पढ़ो और इसको हफ्ते भर बाद मैं तुमसे पूछूंगा, देखूंगा कि तुमने इसे पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अगर तुम इसे समाप्त नहीं करोगी, पढ़कर पूरा समाप्त नहीं करोगी, तो मैं मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ऐसा उसने कहा था। तो कितने पेज पढ़ने के लिए कहा था? 20 पेज रोज पढ़ने के लिए कहा था। पढ़ाई में मालती का मन एकदम नहीं लगता था, मगर मालती ने प्रतिदिन 10-10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक दिए। तो मालती ने क्या किया? पढ़ने के बजाय उसके 20-20 पेज फाड़कर रोज फेंक दिए। इस तरह पुस्तक समाप्त कर दिए। 20-20 पेज उसने फाड़कर फेंक दिए। इस तरह से पूरी पुस्तक ही उसने फाड़कर फेंक दिए। पूछने पर उद्धत भाव से उत्तर दिया कि मैंने किताब फाड़कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो जब उसके पिताजी ने पूछा कि तुमने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, तो उसने कहा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उसको फाड़ करके फेंक दिया और अब मैं पढ़ूंगी नहीं। ऐसा उसने कहा। विवाह के बाद मालती का जीवन 2 साल में ही कितना बदल गया है, ऐसा लेखक सोचता है। उद्धत और चंचल मालती आज एकदम सीधी और शांत है। तो लेखक कहता है कि जो मालती पहले कितना चंचल थी, कितना निडर थी, आज वो कितना शांत हो गई है। कुछ क्षण के बाद मालती चली गई। तब लेखक लेट गया और छत की ओर देखने लगा। उसे बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद लेखक को मालती के दर्द भरे स्वर सुनाई दिए, मानो वह यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। तो लेखक जब मालती चली गई तो लेखक वहां पर लेट गया और उसने छत की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो वहां की आवाज सुनने लगा। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मालती बर्तन को मांज रही है और कह रही है 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। शाम करीब 6 बजे महेश्वर लौटे।
उनके साथ लेखक का सामान लिए उसका कुली था। तो लेखक कहता है कि जो मालती थी वो उसका समय पूरी तरह से यंत्रवत हो गया था, उसका जीवन पूरी तरह से यंत्रवत हो गया था और वो यंत्र के समान समय गिनती थी। इसी दौरान शाम के 6 बज गए और उसी समय डॉक्टर महेश्वर लौटते हैं और उनके साथ लेखक का सामान लिए उनके साथ कुली आता है। लेखक के पूछने पर महेश्वर ने कहा, एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करने में बहुत अधिक समय लगा, इसीलिए घर आने में विलंब हो गया। तो लेखक ने महेश्वर से पूछा कि इतना देर क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि एक गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करना था। तो गैंग्रीन नामक बीमारी में क्या होता है कि एक पहाड़ी कांटा होता है, अगर वो कहीं पर चुभ जाता है पैर में या हाथ में, तो वहाँ पर सड़न हो जाती है और हाथ और पैर को काटना ही पड़ता है। तो उसी का वो ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, जिसके कारण उनको आने में विलंब हो गया और 6 बज गए। इस पहाड़ी गांव में गैंग्रीन के केस बराबर ही आते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस पहाड़ी गांव में गैंग्रीन के केस अक्सर आते रहते हैं। मालती ने यह सुनने के बाद महेश्वर पर कटाक्ष करते हुए कहा। जब इस बात को महेश्वर ने कहा कि यहाँ अक्सर गैंग्रीन के केस आते रहते हैं, तो मालती ने कहा कि हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? तो मालती ने डॉक्टर साहब पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हाँ, केस बनाते क्या देर लगती है? अर्थात डॉक्टर साहब पर कटाक्ष किया कि आप केस बनाते हैं, केस आते नहीं हैं। अर्थात मालती चाहती थी कि उसके पति समय से आए और समय से जाएं और उसको भी कुछ समय दे। तो जिसके कारण वो इस उनसे खिन्न रहती थी। काँटा चुभा था, इस पर टाँग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? मालती कहती है कि काँटा चुभा था और इसके कारण किसी का पैर काट दीजिए, किसी का हाथ काट दीजिए, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह, किसी की पैर काट आते हैं। इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। जब लेखक कहता है कि आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है, तो वो मालती कहती है कि हाँ, किसी के पाँव, किसी के हाथ हर दूसरे तीसरे दिन ये काट आते हैं। इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ मैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़े से आम लाया हूँ। तो डॉक्टर साहब क्या लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोज नामक कहानी में मालती के पति डॉक्टर महेश्वर क्या लेकर आए थे? तो क्या लेकर आए थे? तो वो आम लेकर आए थे। या भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा फल लेकर आए थे? तो कौन-सा फल लेकर आए थे? तो वो आम लेकर आए थे। वो अभी धो लेना। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आम लेकर आया हूँ, उसको भी धो लेना। आम अखबार से लिपटे थे। मालती उस टुकड़े को पूरा पढ़ गई। तो लेखक देखता है कि जिस पेपर से आम लिपटे हुए हैं, उस पेपर को मालती पूरा पढ़ जाती है, अर्थात अब उसमें पढ़ने की इच्छा जग गई है। अखबार पढ़ते देखकर लेखक के समक्ष मालती का स्कूली जीवन साकार होता है। तब वह कितनी उद्धत और चंचल थी और आज कितनी शांत सीधी सी हो गई है। तो लेखक सोचता है, जब वो अखबार को पढ़ते हुए देखता है कि उसे थोड़ा सा अखबार का टुकड़ा मिला पढ़ने के लिए, उसको वो पूरा पढ़ जाती है। तो लेखक सोचता है कि ये मालती वही है जो कुछ समय पहले कितनी चंचल थी, कितनी निडर थी, आज वो कितना शांत हो गई है और एक पेपर के टुकड़े को कितना अच्छे से पढ़ रही है। रात्रि में भोजन कर लेने के बाद मालती दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धोया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि मालती ने गर्म पानी से किस बर्तन को धोया था और किस काम के लिए धोया था? तो मालती ने मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से किस काम के लिए धोया था? तो वो था दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को धोया था। मालती प्रायः 11 बजे तक जगती थी। तो मालती प्रायः कितने बजे तक जगती थी? 11 बजे तक जगती थी, वो भी रात के 11 बजे तक। उसका बेटा टिटी महेश्वर के पास था। तो मालती के बेटे का क्या नाम था? मालती के बेटे का नाम था टिटी और वो महेश्वर के पास था। वह अचानक खिसककर पलंग से नीचे गिर गया और रोने लगा। मालती आकर बच्चे को उठा लेती है। लेखक पूछता है कि चोट बहुत लग गई होगी। लेखक मालती से कहता है कि इसे बहुत चोट लग गई होगी। तब वह कहती है, इसे चोट लगती ही है, रोज ही गिर पड़ता है। तुम ऐसा लगता है लेखक को कि जैसे मालती लापरवाही से कह रही है कि इसे चोट लगती ही है, रोज ही गिरता है, अर्थात इसका ये काम ही हो गया है गिरना पड़ना, इसे अक्सर चोट लगती ही रहती है। अर्थात लेखक कहता है कि मालती उसकी परवाह नहीं करती है कि वो गिर रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है। यह सुन एक क्षण के लिए लेखक स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचता है, लेखक ये बात सुन करके कि अरे मेरा बेटा गिर गया, ऐसा अक्सर औरतें सोचती हैं, लेकिन मालती जो है ऐसा नहीं सोचती थी। वो कहती है लापरवाही पूर्वक कि इसे चोट लगती ही रहती है और ये रोज अक्सर गिरता पड़ता रहता है। माँ युवती, माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है।
लेखक कहता है कि माँ युवती माँ अर्थात तुम अभी नवयुवती हो और तुम्हें इस बच्चे से जो प्रेम होना चाहिए था वो तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा इस बच्चे के गिरने पर दिख रहा है, जबकि तुम्हारे सामने तुम्हारा सारा जीवन पड़ा हुआ है। लेखक को ऐसा लगता है कि मालती के पूरे परिवार पर एक भयंकर काली छाया घर कर गई है। उसके जीवन के प्रथम दौर में ही घुन लग गई है। पीड़ा, अवसाद, निराशा की यह धुंध पूरे परिवार पर छा गई है। तो लेखक कहता है कि मालती के घर पर एक भयंकर काली छाया घर कर गई है। उसके जीवन के प्रथम दौर में ही घुन लग गया, अर्थात उसके जीवन में पीड़ा है, अवसाद है, मतलब निराशा है। ये सब सारी चीजें उसे एकदम बिल्कुल से शांत कर दी हैं और वो किसी उसमें सारा उल्लास, प्रसन्नता वो सब खत्म हो गई है। अर्थात पूरे परिवार की प्रसन्नता और उल्लास खत्म हो गया, ऐसा लेखक को महसूस होता है। इसीलिए लेखक कहता है कि परिवार पर भयंकर काली छाया मंडरा रही है। जिस तरह से काली छाया के कारण किसी के परिवार में जो है हंसी खुशी उल्लास ये सब खत्म हो जाता है, उसी तरह की छाया उसके परिवार में मंडरा रही है, ऐसा लेखक मानता है। गर्मी से सूख कर मटमैले पड़े हुए चीड़ के वृक्ष मालती के सूखे जीवन को प्रतीकित करते हैं। लेखक ने मालती के जीवन को अशांत अनुभव किया। उसमें ना तो करुणा है, ना उद्वेग। तो लेखक कहता है, जो उसे अनुभव हुआ, वो लिखता है कि इस समय मालती के जीवन में ना तो दया है, अर्थात बच्चा जब गिर पड़ता है तो उसके प्रति वो दया नहीं दिखाती, ना ही उद्वेग है, उनमें कोई हर्ष, उल्लास या प्रसन्नता की बात नहीं है। उनमें इस प्रकार की किसी ऊर्जा की स्रोत उसे नहीं दिखाई देता है। इसीलिए वो ऐसी बात लेखक लिखता है। इसलिए उसमें एक दुखपूर्ण कोमलता का रूप अनुभव होता है। तो लेखक को उसमें मालती में दुखपूर्ण कोमलता का अनुभव होता है, अर्थात उसे ऐसा लगता है कि ये कोमल है और बहुत दुखी है। यहाँ मालती के जीवन और चीड़ के वृक्ष की समानता द्वारा मालती के अशांत जीवन को सूचित करना लेखक का लक्ष्य है। तो लेखक देखता है कि वहाँ की वादियों में, पर्वतों में जो चीड़ के वृक्ष हैं, वो सब सूख गए हैं और इसी तरह से लेखक मालती के जीवन को भी मानता है। जिस तरह से चीड़ के वृक्ष सूख गए हैं, उसी तरह से मालती के जीवन में जो हँसी थी, प्रसन्नता थी, उद्विग्न था, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो गई। इस कहानी का अंतिम वाक्य पूरी कथा वस्तु को स्पष्ट कर देता है। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ मालती की छाती एकाएक फफोलों की भांति उठती है और धीरे-धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रोज नामक कहानी कितने बजे के घंटे के साथ समाप्त होती है? तो कितने बजे के घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो वो है 11 बजे के घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है। साथ ही लेखक देखता है कि ये जो मालती की कहानी है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसमें लेखक ने पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से मालती के जीवन को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आप सभी ने रोज नामक कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा, इसके प्रमुख बिंदुओं को अच्छे से समझा होगा। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।